Hello commandos, welcome to biometrics classes online. Or the new unit and the last unit is the environmental chemistry. तो environmental chemistry के बारे में भी बात करेंगे। कुछ कमांडोज बहुत चिंतित हो रहे थे कि सर environmental पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, हमको खुद से करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर A to Z सब चीज़ें पढ़ाते हैं, सभी यूनिट्स पढ़ा के देंगे आपको। बस ये है कि पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से रिकॉल करना है। आप कहीं भी किसी भी यूनिट में ये नहीं कह पाएंगे कि ये वाली चीज़ सर ने नहीं पढ़ाया था और आ गया क्वेश्चन, ऐसा कहीं नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से मतलब जितना मुझे आता है और जितना मैं सीख सकता हूँ और जितना मैंने सीखा है उसमें मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टली कोशिश करता हूँ कि हमारे कमांडोज के पास वो सभी चीज़ें पहुँच जाए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और हमेशा मेरी यही इच्छा भी रहती है कि सारे कमांडोज सेलेक्ट हो जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। बट ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ये मेरे मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैं अपना कोई क्रेडिट भी नहीं लेता हूँ, ये सब आपका क्रेडिट है, आप मेहनत करते हैं। लेकिन मैं भी आपके साथ साथ मेहनत करता हूँ, आपके साथ साथ काम करता हूँ, आपकी सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहता हूँ ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अभी फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे क्रैश के सेशन में। तो क्रैश में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें बहुत ऑनेस्टली, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश मैं पिछले सालों से लगातार करते आ रहा हूँ और इस साल भी नेचुरली करना ही है। और कुछ अच्छा बेटर और कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। रोज़ रोज़ हमको ये सोचना है कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं, कल से क्या सीखा हमने उसको और अच्छा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, और देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले इसके पहले स्टार्ट करें तो उसके पहले एक बात कर लेते हैं। जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। जिन जिन चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पोल्यूशन वाली अनडिज़ायरेबल चीज़ जो है वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जितनी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी किसी किसी साल में आते हैं, किसी साल में नहीं आते हैं, तो आपको उस हिसाब से इसको, लेकिन ये नहीं सोचना है कि इस साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमको इस साल भी ये सोचना है कि पिछले किसी साल में क्वेश्चन आया तो इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर काम करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण से संबंधित रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो जब भी कोई अनडिजायरेबल चीज़, जब भी कोई अनडिजायरेबल चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो हमारे नेचुरल कंपोजिशन को डिस्ट्रक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल कंपोजिशन है गैसेस का, जो भी उसको डिस्ट्रक्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेंट हो जाएगा। और इसको अनडिजायरेबल चीज़ों का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स या अदर लाइफ पर, जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं जिसमें हम जिसमें किसी लाइफ पर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन चीज़ों का, अनडिजायरेबल चीज़ों का, उसके इफेक्ट को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसको हम कहते हैं वातावरण का प्रदूषण। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट
of gases, protective blanket of gases, protective blanket of gases which surround the earth, which surround the earth, which surround the earth, which surround the earth। तो अर्थ के ऊपर के सरफेस पर जहां हम रहते हैं, अर्थ क्रस्ट पर, उसके ऊपर जो गैसेस का एटमॉस्फेयर है वो हमें डिफरेंट चीज़ों से बचाता है, सेफ करता है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, रेडिएशन का इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें सन से अर्थ तक आने के बीच में एब्जॉर्ब हो जाती है, ढेर सारी चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो उन सभी चीज़ों से हमें बचाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट हैं तो आपको सब पता है पहले से, लेकिन हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। नाइट्रोजन लगभग 78.8%, रफली हम इसको 79% कह देते हैं, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन है 20.95%, तो नियरली हम इसको 21% कह देते हैं, ठीक है ना, 21%। आर्गन 0.93%, आर्गन 0.93%, जबकि इनर्ट गैसेस का कुल कंपोजिशन कितना होता है, लगभग 1%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.035, लगभग 350-355 ppm के आसपास हो गया है। पहले 300 ppm था, अभी ये लगभग 355 ppm पहुंच गया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में जरूरत से ज़्यादा है, जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ट्रेस क्वांटिटी की गैसेस कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी चीज़ें एटमॉस्फेयर में मिल सकती हैं। तो अब देखो, ट्रेस क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी, तो हीलियम है, नियॉन है, इसके बाद ज़ैनॉन है, इसके बाद मीथेन है, इसके बाद आपका मीथेन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद SO2 है, SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड भी एटमॉस्फेयर में मिलता है, और ढेर सारे ईथर वाले जो कंपाउंड हैं वो भी गैसियस स्टेट में मिलते हैं। तो सिंपली एक बात ये ध्यान रख सकते हैं, जिसका फिजिकल स्टेट गैसियस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो जिसका फिजिकल स्टेट गैसियस है वो आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन पार्ट्स में बटा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है। रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं इसको। तो 4 डिफरेंट रीजन में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, और मेसोस्फियर के बाद आखिरी आएगा तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मोस्फियर। तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर। मतलब अगर मैं ये अर्थ की सरफेस मान लूं तो ऐसा 1, 2, 3 और ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर इधर पे, तो क्या हो गया इधर ट्रोपोस्फियर, इसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद मीजो, और मीजो के बाद थर्मोस्फियर, मीजो के बाद थर्मोस्फियर। तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर का जो कंस्ट्रक्शन है वो उस टाइप से है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और
थर्मोस्फीयर। इनके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपको, तो एक एक करके वन बाय वन जरा इस पे बात कर लेते हैं। नंबर 1 पहला, तो पहला है, सबसे पहले नंबर पे आया था ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? इट इज द लोवेस्ट रीजन, सबसे नीचे जो रहता है अर्थ क्रस्ट के बाद। इट इज द लोवेस्ट रीजन, लोवेस्ट रीजन है ना, लोवेस्ट रीजन। तो सबसे लोवेस्ट जो रीजन है वो है ट्रोपोस्फियर, लोवेस्ट रीजन, ठीक है। इट एक्सटेंड 0 to 11 किलोमीटर, इट एक्सटेंड 0 to 11 किलोमीटर, और ये 0 से लेकर के कहां तक है? 11 किलोमीटर तक है, 0 to 11 किलोमीटर। कंटेंट O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोनों जो है मोस्ट कॉमनली जो आपके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों कहां पर हैं? वो दोनों ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहां पे प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फियर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है, इट्स टेम्परेचर रेंजेस 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -56 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करेगा, है ना। तो ये बात हो गई पहली अबाउट ट्रोपोस्फियर। तो द लोवेस्ट रीजन, अर्थ के ठीक ऊपर का जो पहला रीजन है गैसेस का, वो है ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर 11 किलोमीटर तक है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस प्रेजेंट है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। इतनी सी बातें इसमें ध्यान रखनी है। ट्रोपोस्फियर के बाद सेकंड पे आते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब स्ट्रेटोस्फियर मतलब कहां? तो जो लोअर रीजन था जिसको हमने ट्रोपोस्फियर कहा, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर होगा, ठीक है। तो एक्सटेंड 11 किलोमीटर टू एक्सटेंड 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से लेकर के 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और टेम्परेचर -56 डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दिस रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो यह है, दिस रीजन इज रिच इन O3, is rich in O3, rich in O3। और इस रीजन में ढेर सारा ओजोन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कि ओजोन मेनली किस लेयर में मिलता है? तो ओजोन मेनली कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। और सबको पता है कि ओजोन क्या काम करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ओजोन, ठीक है। ये ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है ओजोन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं मीजोस्फियर की। तो मीजोस्फियर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक्सटेंड अप टू 90 किलोमीटर, एक्सटेंड अप टू 90 किलोमीटर। कहां तक फैला हुआ है ये? ऊपर 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 90 किलोमीटर। लोवेस्ट टेम्परेचर
लोवेस्ट टेम्परेचर, और इस रेंज का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो -92 डिग्री सेंटीग्रेड है। लोवेस्ट टेम्परेचर इज -92 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड लो concentration ऑफ O3, यहाँ पे O3 है लेकिन बहुत लो कंसंट्रेशन में है। तो मीजोस्फीयर में भी ओजोन है लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है ओजोन, ये ध्यान रखेंगे। O3, O2 और N2 जैसी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इट इज़ अबाउट द मीजोस्फीयर, मतलब कुछ खास नहीं है मीजोस्फीयर में। इसके बाद थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो ये चौथा और सबसे ऊपर का जो जोन है वो है थर्मोस्फीयर। एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर। कहाँ तक फैला हुआ है ये? ऊपर 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 500 किलोमीटर। टेम्परेचर -92 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है यहाँ पे। मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर का। दिस इज ड्यू टू bombardment of molecular oxygen. This is due to bombardment of molecular oxygen and nitrogen. Molecular oxygen and nitrogen, bombardment of molecular oxygen and nitrogen. And atomic species, by energetic particle, like electron, प्रोटॉन एक्सेट्रा। ओके, तो इस जोन के बारे में ध्यान रखना है। थर्मोस्फीयर सबसे ज़्यादा हाइट पर जो जोन है वो थर्मोस्फीयर है, 500 किलोमीटर तक, और इसका टेम्परेचर वेरिएशन -92 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ molecular oxygen, nitrogen and atomic species by energetic particles, particle of energy के कारण ये सब फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, एंड दिस जोन इज नोन एज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस जोन इज नोन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज जोन। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज जोन, इस जोन को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज जोन भी कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज जोन। तो देखो इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे और फिर ये एटॉमिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो भी कन्वर्ट होगा O2+ में और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एक तरह का ये चार्ज, मतलब आयोनोस्फीयर भी कह सकते हैं इसको, चार्ज्ड जोन है ये, आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं इस जोन के अंदर। तो ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर के ऊपर जो अम्ब्रेला है, अर्थ के ऊपर जो अम्ब्रेला है गैसेस का,
उसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बात की। तो इन चारों लेयर्स को ध्यान रखना है। ओजोन इज मेनली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन मुख्यतः कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में है। लेकिन मीजोस्फियर में भी ओजोन प्रेजेंट होती है। लो कंसंट्रेशन है लेकिन प्रेजेंट तो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से एक बार पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पॉल्यूशन यहीं से शुरू भी किया था मैंने। तो जब कोई भी चीज़ जो जिसका कॉम्पोजिशन है, जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी चिमनी, कोई भी बाइक, कोई भी गाड़ी चल रही है, तो वो क्या कर रही है? डिफरेंट टाइप के गैसेस, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। उसके रिलीज होने के कारण क्या होगा? जो नेचुरल कंपोजिशन है गैसेस का वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। नेचुरल कंपोजिशन क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड दिस नेचुरल कंपोजिशन इज डिस्टर्ब। और अगर नेचर को आप बिगाड़ोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। डिफरेंट टाइप के अनडिजायरेबल इफेक्ट, जिसकी आपको चाहत नहीं है, उस टाइप की चीज़ें आपके ऊपर डालेगा। यह है पॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे पॉल्यूशन, है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग, द प्रेजेंस ऑफ anything, the presence of anything in the environment, presence of anything in the environment in excess of required amount, in excess of required amount, जब रिक्वायर्ड अमाउंट से, मतलब जितना अमाउंट पहले से फिक्स किया था नेचर ने, उससे ज़्यादा करोगे आप, कोई भी गैस का कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी चीज़ बढ़ाओगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन, है ना। तो इट इज पोल्यूशन। और ये क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। इट काजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में। पॉल्यूटेंट्स, तो पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक कहते हैं इसको हिंदी में। आर केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट, आर केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट्स, physical agent that exert undesirable effect on living organism, ओके। तो केमिकल, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, है ना। कोई भी चीज़ जो क्या करेगी? जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, वो कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे गैसेस हैं, आपने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड टाइप की गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करेंगे? सब ये सब जब पानी बरसेगा तो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। इसके बाद ये इंसान को तो सही है, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ताजमहल जो है, उसका जो मार्बल है वो येलो हो गया, तो उसका कारण क्या है? जो मथुरा
और फिरोज़ाबाद की रिफाइनरीज हैं उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता था, और उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया, मार्बल से कंबाइंड हो गई वो, और मार्बल के कलर को उसने येलोइश कर दिया। तो देयर इज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि क्यों लिविंग पर इफेक्ट पड़ रहा है, नॉन लिविंग चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसको हम उसके बारे में सोचने के लिए समय कहाँ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट आर द केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट एग्जर्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन लिविंग बीइंग। जो हम नहीं चाहते हैं वैसी घटना हमारे साथ होगी। जैसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड आया तो क्या करेगा, वो लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड से भी काफ़ी हद तक सफोकेशन होता है। ठीक है, तो लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक, तो ये जो केमिकल्स हैं। इसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ है। इसके बाद हम लोग पूरी रिवर्स हमारी पूरी 100% पॉल्यूटेड है, उनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो अनडिज़ायरेबल केमिकल उसमें प्रेजेंट हैं, उसके कारण पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, फिशेस के लिए भी वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें केमिकल्स जो है ये। इसके बाद मैंने आपको कहा कि नॉइज़ है, नॉइज़ जैसे एक लिमिटेड रेंज रहती है कि इतने रेंज में ही नॉइज़ होनी चाहिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती, पोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक, अब बात करेंगे पोल्यूटेंट्स के बाद अगले पॉइंट पर, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, किसी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, धुआं, किसी ने लकड़ी जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो दिस इज प्राइमरी पोल्यूशन, ये प्राइमरी पोल्यूशन है। लेकिन अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में गई और उसने वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन किया तो क्या करेगी, H2CO3 बना देगी। तो जो नेचुरल सोर्सेस या ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी पोल्यूशन का फैक्टर निकल के आ रहा है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, जो डायरेक्टली निकल रहा है। लेकिन जो इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर में जो निकला, जैसे CO2 निकली तो वो H2CO3 बना लेगी, SO3 निकलेगी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। तो ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे, जो इंटरेक्शन के बाद बन रहे हैं ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और जो इंटरेक्शन से पहले थे वो कैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। नाउ क्लियर। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मफुल तो सेकेंडरी भी रहेगा है ना, हार्मफुल chemical substances, harmful chemical substances, harmful chemical substances which enters directly into the atmosphere, which enters directly in atmosphere, enters directly in atmosphere, enters directly in atmosphere by result of natural and human activity, by result of natural or human activity. ओके, तो दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, NO प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आएगा, CO, अमोनिया, ठीक है, CO, अमोनिया एक्सेट्रा। तो दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन या किसी न किसी एक्टिविटी के कारण जनरेट होके सीधे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट,
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, पहले ही बताया मैंने आपको। जो अब ये एटमॉस्फेयर में आ गए और एटमॉस्फेयर में कुछ चीजें पहले से प्रेजेंट है, तो दोनों के इंटरेक्शन से, दोनों के रिएक्शन से जो नई चीजें बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में। formed by the chemical formed by the chemical interaction of formed by the chemical interaction of primary pollutant primary pollutant and formed by the chemical action of primary pollutant and normal atmospheric constituent and normal atmospheric constituent। जो चीज़ें पहले से प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में और जो चीज़ें हमने प्रोड्यूस किया वो दोनों कंबाइन करेंगी, तब कुछ नया केमिकल बनेगा, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे मैंने आपसे बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आपने एटमॉस्फेयर में जाने दिया तो वो एटमॉस्फेयर की O2 से रिएक्ट करके क्या करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगा, फिर से वापस से ये वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, H2SO4 प्रोड्यूस कर देगा। तो SO3 इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। SO2 NO2 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 के साथ H2O2 O3 HNO2 HNO3, ये सब जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्राइमरी पोल्यूटेंट की केमिकल रिएक्शन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं हर उस टॉपिक पर बात करूंगा जिसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड रेन, है ना। एसिड रेन, द टर्म एसिड रेन, द टर्म acid rain, the term acid rain used to desirable, all used to describe the term acid rain is used to describe all precipitation मतलब इसमें केवल और केवल एसिड रेन ही नहीं आता, केवल बरसात ही नहीं आती, बाकी सब चीजें भी आती है। डिस्क्राइब ऑल प्रेसिपिटेशन रेन, fog, snow, okay, dew, एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें, चाहे बर्फ का गिरना हो, कोहरे का गिरना हो, जहां पर भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेट है, वो सब एसिड रेन से रिलेटेड होता है। इन सब को हम एसिड रेन कहते हैं। नॉर्मल इट्स पीएच रेंजेस, इट्स पीएच रेंज इज 3.5 to 5.6,
3.5 टू 5.6 और इसका pH रेंज कितना है 3.5 टू 5.6. its pH range is 3.5 to 5.6 and how to form इसके बारे में बात करते हैं कैसे बनती है. तो देखो आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ये क्या करेगा वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना देगा. ठीक है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड डाला, ये O2 के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा SO3 के अंदर एंड दैट sulfur trioxide is combines with water vapors to form H2SO4. This is the cause, another cause of acid rain. इसके अलावा अगर NO आया तो NO क्या करेगा एयर से रिएक्ट करके NO2 बनाएगा and this NO2 combined with water to form HNO3 and HNO2, HNO3 and HNO2. So this is the cause of acid rain and the chemical reaction involved in formation of acid precipitation. Precipitation of anything with acid is the category of acid rain. तो ये बात किया हम लोगों ने acid rain के बारे में. अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं. Next important topic is smog. तो द टर्म स्मोक, तो स्मोक प्लस फॉग या आप ऐसा कह लो फॉग प्लस स्मोक, फॉग प्लस स्मोक. अगर इसमें कभी कोई चीज जोड़ेंगे तो ध्यान रखना सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर जोड़ते हैं तो ठीक है. तो स्मोक फॉग प्लस स्मोक ऐसा ही कह लेता हूं मैं, फॉग प्लस स्मोक इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू स्मोक. ओके, अब दो टाइप के स्मोक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक. तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल स्मोक एंड फोटो केमिकल स्मोक. अब ये ध्यान रखें, देखिए फोटोकेमिकल कहा मैंने सेकंड वाले को, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखने के लिए बता देता हूं क्लासिकल और फोटोकेमिकल. तो फोटोकेमिकल मतलब लाइट आएगी तब होने वाला है, लाइट आएगी मतलब दोपहर का समय, सुबह आती है लेकिन उतनी इंटेंस नहीं रहती, तो जो दोपहर के समय आएगा वो है फोटोकेमिकल स्मोक. कभी कभी टाइमिंग भी पूछते हैं, और अर्ली मॉर्निंग आएगा तो वो होगा क्लासिकल स्मोक. ठीक, अब वन बाय वन दोनों टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं. तो पहला वाला क्लासिकल स्मोक. क्लासिकल स्मोक, और क्लासिकल स्मोक में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड London smoke, also called London smoke. or London smoke or sulfurous acid smoke or sulfurous acid स्मोक. इसको हम लंडन स्मोक या सल्फ्यूरस एसिड स्मोक भी कहते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन लंदन. पहली बार इसको कहां पे देखा गया, लंदन में देखा गया, इसीलिए लंदन स्मोक कहते हैं. इन 1952 okay, and killed about 4,000 to 5,000 people.
और इसने 4000 से 5000 लोगों को मार दिया। ठीक है, अब कैसे डेवलप होता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्मोक, this type of smoke produced by this type of smoke produced by gases like sulfur dioxide and humidity। तो ह्यूमिडिटी और सल्फर डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनेगा। यूजुअली इन मॉर्निंग, during winter season, यूजुअली इन मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो कैसे बनता है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहले O2 के साथ कंबाइन करेगी, ये फिनोमेना सल्फर ट्राइऑक्साइड में ले जाएगा इसको। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, एंड इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड से कहाँ चले जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा। तो ये है लंदन स्मोक और क्लासिकल स्मोक। अब बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक, smoke, also called Los Angeles smoke। इसको हम लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं। पहली बार मतलब ये लॉस एंजल्स में देखा गया है ना, पाया गया, इसलिए लॉस एंजल्स स्मोक कहते हैं। formed by chemical reaction of smoke, formed by chemical reaction of smoke, dust, fog, with oxide of nitrogen and hydrocarbon, with oxide of nitrogen and hydrocarbon, oxide of nitrogen and hydrocarbon as a photochemical reaction by photochemical reaction। तो ये आफ्टरनून या नून के टाइम पे दिखेगा, है ना, बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अब इसके बारे में थोड़ी, इसके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। हाउ टू फॉर्म, इसके केमिकल इक्वेशंस पर बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशंस इसके, है ना। तो दैट इज कैसे बनता है उसकी बात करें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विथ O2 टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के या रेडिएशन के साथ फिर से ब्रेक हो जाएगा। जब गर्मी पड़ेगी तब NO
और यहाँ से ये नासेंट ऑक्सीजन बना के देगा, ठीक। और ये नासेंट ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन करेगा और ये क्या बना के देगा, O3 बना के देगा। अब मान लो कोई अल्केन या कोई अल्कीन है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब एल्कीन है, अगर मान लो अल्कीन वाला कोई कंपाउंड है, CH3 ले लो आप, C2H5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका ओजोनोलिसिस करोगे आप तो कीटोन बन जाएगा। इट्स ओजोनोलिसिस गिव कीटोन, इट्स ओजोनोलिसिस गिव कीटोन। अब रेडिकल में हम कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल ले लो, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले लो, तो क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। आगे का प्रोसीजर थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या मिल गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अगर नॉर्मल होगा तो एल्डिहाइड भी मिल सकता है, तो एल्डिहाइड कीटोन जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये फ्रेगमेंट होंगे तो CH3CO ग्रुप था, दैट इज देयर इज कीटोन या एल्डिहाइड का कॉमन ग्रुप क्या है, CH3CO। CH3CO फ्री रेडिकल के फॉर्म में रहेगा, तो ये O2 के साथ मिलकर के अब कंपाउंड बना देगा CH3O3, CH3O3 फ्री रेडिकल, O3 फ्री रेडिकल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3CO और ये NO2 के साथ कंबाइंड हो करके CH3CO NO2 जनरेट करके देगा, जिसको हम कहते हैं PAN। दिस केमिकल इज द फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन, इसके कारण बनता है फोटोकेमिकल स्मोक। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो टाइप का स्मोक, दो ही टाइप के होते हैं, क्लासिकल और फोटोकेमिकल। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया। PAN का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, पॉलीमर वाला PAN नहीं है, है ना। एक और PAN पढ़ा हम लोगों ने पॉलीमर वाला, तो वो नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ये पॉली एसिटाइल है। दिस इज नॉट पॉली, दिस इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्लियर। तो पैन के बारे में ध्यान रखेंगे। ये जो पैन है ये क्या करता है, ब्रीदिंग एक्शन में प्रॉब्लम लाता है, ब्रीदिंग ट्रबल प्रोड्यूस करता है, एंड ऑल्सो काजेज द टीयर। तो पैन के बारे में एक लाइन लिख ही लेते हैं ताकि आपको ये मिस ना हो जाए। जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वाला केमिकल है आपका, ये काम करता है, प्रोड्यूस ट्रबल इन ब्रीदिंग and brings tears, और आंखों में आंसू लाता है, ठीक है, और ब्रीदिंग ट्रबल प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये स्मोक की बात हो गई। स्मोक के बाद अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो, अगर
जितना भी रेडिएशन सन से आ रहा है ना, वो सारा का सारा पृथ्वी पे नहीं आ पाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और कुछ जो है वो अर्थ पर आएगा। तो उसी तरीके से 20% O3 absorbed by 20% O3 absorbed by नहीं, O3 नहीं, 20% ultraviolet radiation absorbed by O3। 20% रेडिएशन तो वहीं पर कम कर देगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को O3 क्या करता है, अब्जॉर्ब कर देता है। 30% रिफ्लेक्ट और 50% कम्स टू द अर्थ सरफेस और 50% ही आने देता है। तो ये तो पहले O3 के बारे में ध्यान रखिए। ओजोन क्या क्या काम करता है, 20% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितना सन से आ रहा है उसका 20% एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके साथ साथ 30% रिफ्लेक्ट कर देगा, 50% जो है वो नीचे आ जाएगा। अब जब अगले जो सबसे लोअर रीजन था हमारा, जो सबसे लोअर वाला रीजन था, उसके बारे में वहाँ पे क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इन द मोस्ट लोअर रीजन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रोपोस्फियर, है ना। तो ट्रोपोस्फियर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और हीटिंग इफेक्ट वाला रेडिएशन कौन सा होता है, इंफ्रारेड, IR, है ना। हीटिंग इफेक्ट वाला रेडिएशन कौन सा है, इंफ्रारेड। तो जब देखिए ये ट्रोपोस्फियर की जो सिचुएशन है, ट्रोपोस्फियर में मेनली क्या है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करेगा, जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल है, विजिबल लाइट और जो यूवी रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, इसको तो जाने देगा, इसको वो कुछ नहीं करेगा, है ना। मतलब ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो इसको जाने देगा। लेकिन अगर इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ से आए तो इनको क्या करेगा, इंफ्रारेड वाले को ट्रैप कर देगा, पकड़ लेगा, मतलब उससे दोस्ती कर लेगा। और हीटिंग इफेक्ट किसके कारण होता है, इंफ्रारेड के कारण। और फिर वापस से इसको क्या करेगा, उधर फैलाएगा और सरफेस पर भेजने की कोशिश करेगा। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसके कारण इस जोन में टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हुआ अर्थ से, वो बाहर चला जाएगा, मतलब आउटसाइड ऑफ ट्रोपोस्फियर जाएगा, है ना, जा सकता है। लेकिन जितना इंफ्रारेड आ रहा है उसका मेजर पोर्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास रहेगा तो जरूर वो देने की कोशिश करेगा। तो कहाँ देगा, अपने सराउंडिंग में देगा, है ना, पड़ोस में फैलाएगा, नीचे पृथ्वी की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कौन कौन सी गैसेस, तो मेनली एक तो आपको क्लियर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, तो सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन CO2 का 50% के आसपास, CO2, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, और द ग्रीन हाउस गैसेस। मेनली हम किसको कंसीड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीड करते हैं, ठीक। बट दीज गैसेस आर ऑल्सो हियर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है ओजोन लेयर डिप्लेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओजोन
लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षय। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन अब कुछ केमिकल ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि ओजोन को दूसरे जैसे O2 में स्प्लिट कर देंगे। तो O2 में स्प्लिट हुआ तो ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जो नेचुरल कंपोजिशन है, जो नेचुरल लेयर्स है, जो नेचुरल थिकनेस है, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिक्रीज इन thickness of ozone layer, decrease in thickness of ozone layer is called depletion. ओके, इसको हम कहते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षय होना, कम होना, मतलब कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है। अब कैसे होता है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो उस पे इफेक्ट डालते हैं। तो पहली चीज, नंबर 1, इन स्ट्रेटोस्फियर O3 and some amount of NO. NO is also present. NO is also present. तो NO भी प्रेजेंट है O3 के साथ साथ स्ट्रेटोस्फियर में। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, N2O, मैं फिर से लिख देता हूँ, N2O इज देयर। तो सम अमाउंट ऑफ N2O इज ऑल्सो विथ O3, O3 के साथ साथ कुछ अमाउंट में N2O भी प्रेजेंट है। तो ये N2O क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा जब, तो ये बनाएगा NO, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है तो O3 भी स्प्लिट होकर के नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगी। तो ये नहीं सोचना है कि नेसेंट ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, वहाँ पे तो बहुत सारा नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो NO बनाया उसने, और NO जो है वो O3 के साथ जब कंबाइंड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 प्लस O2 में। तो O3 देखिए, O3 कहाँ जा रही है, O2 में जा रही है। तो ओजोन का जो O2 में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, उसके कारण क्या होगा, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो NO2 बना था ये वापस से डिकम्पोज होके NO प्लस हाफ O2 में जाएगा, और ये NO फिर से अपना काम करता रहेगा। तो इस तरीके से ओजोन का डिप्लेशन करने में नाइट्रस ऑक्साइड का पार्ट है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अगली बात करते हैं, एक और टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC भी ओजोन लेयर का डिप्लेशन करता है, ये सभी को पता है। CFC is also a chemical which causes the depletion in ozone layer, ठीक है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज CCl2F2, CCl2F2 is called CFC। CFC किसको कहते हैं हम, CCl2F2 को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रियॉन 1,2। तो ये क्या करेगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो क्लोराइड फ्री रेडिकल भी, मतलब क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करता है ओजोन के डिप्लेशन में, ये ध्यान रखेंगे, यहां से ये बात क्लियर हो रही है। तो Cl फ्री रेडिकल
O3 के साथ कंबाइंड हो करके जाएगा ClO फ्री रेडिकल में, एक ऑक्सीजन निकाल लिया उसने, ClO फ्री रेडिकल, और साथ में ओजोन को O2 में भी कन्वर्ट किया, तो यहाँ से भी इसका डिप्लेशन कॉज कर रहा है। और ठीक है, तो देयर इज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, और ये आपका पूरा हो जाता है। अब जितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिन पे काम करना है, अब उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं पिछले साल में, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमको बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कहीं विदेश से तो कोई क्वेश्चन ला के नहीं डाल देंगे जिसको सुना ही नहीं है, ऐसी बातें। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में इन्वायरमेंटल से, उन सभी 5 ही 6 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी कभी आए हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। इन अंटार्कटिका ओजोन डिप्लेशन in Antarctica, ozone depletion is due to formation of ओजोन लेयर का डिप्लेशन अंटार्कटिका में किसके कारण होता है, किस केमिकल के कारण होता है। ठीक है, और आंसर्स हैं एक्रोलीन, तो एक्रोलीन पहला आंसर है, एक्रोलीन। ग्लिसरीन का डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट होता है एक्रोलीन, उसका कोई इससे रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो एक्रोलीन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल परऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइट, तो इसका भी ओजोन लेयर के डिप्लेशन से कोई लॉजिक नहीं है, ये स्मोक के लिए यूज होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें SO2 एंड SO3, तो ये भी नहीं है, इसके बारे में भी हमने आपसे नहीं बताया। 2 ही केमिकल हैं, N2O, NO हो सकता है, अगर N2O है तो NO में कन्वर्ट होगा, ये बात सही है। उसके अलावा क्लोरीन नाइट्रेट, तो देखो अब क्लियर हो गया, क्लोरीन नाइट्रेट है तो ये क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाएगा, और क्लोराइड फ्री रेडिकल अगर आ गया तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कर देगा वो। इसका मैकेनिज्म हमें पता है, इसकी रिएक्शन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आसानी से बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो क्लोरीन नाइट्रेट यहां पे अंटार्कटिका जोन में ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन CFCl3 फ्रियोन 11 CFCl3, the species responsible for ozone layer depletion, तो कौन सा स्पीसीज होगा जो ओजोन लेयर डिप्लेशन काज करेगा, ये पूछा है। ठीक है, और ऑप्शंस हैं Cl2, Cl-, F- और Cl फ्री रेडिकल, और आंसर क्या है Cl फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्लोराइड फ्री रेडिकल इज
responsible for this mechanism. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ओरल बोलता हूं मैं आपको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट causes द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. कौन सा ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं करेगा? नॉट causes ओजोन लेयर डिप्लीशन. ए मीथेन, बी CFCl3, सी क्लोरीन और डी NO. डी इज NO. ठीक है, तो देखो अगर क्लोरीन है तो नेचुरली वो ब्रेक हो सकता है, फ्री रेडिकल बना सकता है. अगर रेडिकल की बात करेंगे तब ध्यान रखेंगे क्लोराइड फ्री रेडिकल होना चाहिए, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा? CH4. उसके अलावा सबका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ इन द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. सभी केमिकल्स को हमने ओजोन लेयर के डिप्लेशन में यूज किया है ना, सबका मैकेनिज्म भी देखा हमने. अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not responsible for greenhouse effect. इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? N2O, B CO2, C CH4 और D O2. and answer is what? Answer is O2. ठीक है, O2 is not responsible for greenhouse effect. O2 greenhouse effect के लिए कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगला क्वेश्चन, फिर से ओरल बात कर लेते हैं. द गैस इमिटेड बाय सुपरसोनिक जेट. द गैस इमिटेड बाय सुपरसोनिक जेट that slowly causes the depletion in ozone layer. Carbon monoxide, NO, SO2 and O2. तो आंसर क्या हो जाएगा? NO. फिर से आंसर एक बार बोल देता हूँ, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, SO2 and O2. तो द करेक्ट आंसर इज नाउ NO. ठीक है, एक और क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं. व्हाट इज DDT? DDT क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज द DDT. और ये एक फंगिसाइड है जिसको हम फसलों के ऊपर छिड़कते हैं. अब ऑप्शंस क्या है? अब फर्टिलाइजर, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ग्रीन हाउस गैस. ये इसके एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं. तो द आंसर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. ठीक है, DDT इंसेक्टिसाइड है, फसलों के ऊपर इसको हम छिड़कते हैं और ये साथ में क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है. तो दीज आर द क्वेश्चंस which is asked in different years from environmental chemistry. Okay.